सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं। देखिए आज के दिन भी अच्छी तेजी 1% के साथ में जंप है। 261 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देखने को मिली है। क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी ने 25,585 पर क्लोज किया है। 625 का हाई था और 376 का लो था, यानी अपने हाई के आसपास की क्लोजिंग है, विच इज वेरी गुड। निफ्टी बैंक ने भी अच्छा किया, 1% का जंप है। मिड कैप ने और स्मॉल कैप ने कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक के अंडर परफॉर्म किया। आधे परसेंट की तेजी मिड कैप में और 0.24% का जंप स्मॉल कैप में देखने को मिला है। कंपनीज को देख लेते हैं तो एडवांस की कंपनीज ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में, अच्छी बात है। सेक्टर्स की बात करते हैं, ऑलमोस्ट हर एक ग्रीन में जाके बंद हो चुका है। निफ्टी, एफएमसीजी, रियल्टी, ऑटो, फाइनेंस सबने अच्छा परफॉर्म किया। सरकारी बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। सो मार्केट में तेजी आने के कुछ रीजंस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, उसको चेक करते हैं कौन से रीजन असली है, कौन से जस्ट कहने वाले रीजन है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर रखा है स्टेबल Q2 के रिजल्ट, यानी Q2 के रिजल्ट स्टेबल आ रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं आ रहे, बहुत खराब नहीं आ रहे, मोस्टली इन लाइन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजल्ट मोडेस्ट आएंगे, यानी बहुत अच्छे भी नहीं होंगे, खराब भी नहीं होंगे। और नंबर्स की बात करें तो अभी तक जितनी भी कंपनीज ने रिजल्ट अनाउंस किए हैं वो इन लाइन रिजल्ट अनाउंस किए हैं। कुछ बहुत बड़े नेगेटिव सरप्राइजेस देखने को नहीं मिले, या तो नंबर्स इन लाइन है, या थोड़े से अच्छे हैं, या थोड़े से खराब है। बहुत ही मतलब सरप्राइजेस नेगेटिवली देखने को नहीं मिले, तो ये एक रीज़न है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर कुछ कंपनीज ने रिजल्ट अगर खराब देना शुरू कर दिया तो ये रीज़न चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मार्केट करेगा खराब Q2 के रिजल्ट की। सो ये जस्ट फ्लो होता है आर्टिकल लिखने का कि मार्केट अगर ऐसा कर रहा है तो उस हिसाब से छाप दिया जाता है। आगे चलते हैं। इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है उसको लेकर काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। तो ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल डेटा हम देख पा रहे हैं जिसमें डील जल्द ही फाइनल होने की एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि दोनों कंट्रीज एक्टिवली एंगेज है नेगोशिएशन के अंदर। सो इसको भी एक हम बोल सकते हैं प्लस पॉइंट, क्योंकि एफआईएस उस हिसाब से बाइंग करती है और यूएस से काफ़ी अच्छी और ट्रेड डील होने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि यूएस से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का इंपोर्ट हम करने वाले हैं। तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ डील हो जाए और टैरिफ में कटौती हमको देखने को मिल जाए, या जो पेनल्टी है उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिवली रिएक्शन यूएस का देखने को मिल जाए। इसके बाद में दोस्तों थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं, रुपीज स्ट्रेंथ। ये एक अच्छा रीजन है क्योंकि एफआईज रुपीज और डॉलर की वैल्यू को देख के भी कुछ बाइंग सेलिंग कर लेते हैं। तो रुपीज ऊपर गया है 1% से ज्यादा यूएस डॉलर के अगेंस्ट वेंसडे के दिन, यानी बुधवार के दिन। ठीक है, तो इसकी वजह से एफआईज ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं इंडियन मार्केट के अंदर। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईज बायर्स के अंदर टर्न होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डेटा हमने देखा है, काफी पहले से अपन ने बातचीत की थी कि एफआईज की एफएनओ के अंदर पोजीशंस पॉजिटिव है, लेकिन कैश मार्केट के अंदर पोजीशंस नेगेटिव है। देखो ये हेजिंग भी करते हैं और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बेसिस पे करते हैं। कैश मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म और एफएनओ मतलब शॉर्ट टर्म। सो यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले हफ्ते में एफआईज ने तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है कैश मार्केट के अंदर, और पिछले दिन हम देखें तो 68 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आपको देखने को मिलेगा कि डेरिवेटिव्स सेगमेंट के अंदर यानी एफएनओ के अंदर एफआईज अभी भी सिग्निफिकेंट यानी काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं। यानी जैसे ही एफआईज ने कैश मार्केट के अंदर बाइंग शुरू की, वैसे ही एफआईज ने एफएनओ के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बना ली कि अगर शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट नीचे भी जाता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे से काफी अच्छी रिकवरी दे चुका है, तो अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा सा भी फिसलेगा तो उसका फायदा एफआईज उठा सकती है। लेकिन साथ में आप ये भी देखोगे ना, एक्सपर्ट को ये थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है क्योंकि एक भी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो ये ट्रिगर करेगा शॉर्ट कवरिंग को, क्योंकि ये शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है ये अपने शॉर्ट को कवर करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट के अंदर हो या फिर वो लॉसेस के अंदर हो। उसकी वजह से मार्केट को एक अच्छा पुश मिलेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि कैश मार्केट के अंदर तो इनकी है पकड़। अभी के समय थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, डीआईस ऑलरेडी अच्छी बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी आ गई तो मार्केट को अच्छा बेनिफिट उसका मिल सकता है। तो पॉजिटिव न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव न्यूज या तो ट्रेड डील को लेकर आए या फिर नंबर्स को लेकर आए, दोनों में से कुछ भी आए तो उसका अच्छा इंपैक्ट मार्केट को देखने को मिल सकता है। साथ में आप देखोगे ना तो मैक्रो सिचुएशन भी मार्केट के फेवर में है। रेट कट को लेकर भी बातचीत हो चुकी है कि इस साल आप 50 बीपीएस के कट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा पुश था मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए। पिछले दिन यूएस मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और ये भी आप देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर भी उसी वजह से काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। Q2 से बस हम थोड़े से डिसएग्री है, क्योंकि Q2 में अभी तक कुछ ही कंपनीज के रिजल्ट आए हैं। अपन कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि रिजल्ट खराब या अच्छे हैं।
और देखते हैं आगे चल के कैसे कैसे रिजल्ट आता है। आज के दिन भी काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को अनाउंस किया है। नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बातचीत हम करने वाले हैं। सो यहाँ पे निफ्टी की सिचुएशन को देखते हैं। अभी आप देखोगे तो चलो ठीक है, ये सपोर्ट निफ्टी ने लिया। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा पता चल गया था कि गिरावट का पेस कम हो, उसके बाद में एक रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मार्केट के अंदर शॉर्ट भी कर दिया होगा काफ़ी लोगों ने इस कैंडल को देखकर, जो लाल कैंडल बनी है। लेकिन एक्चुअली मार्केट नेगेटिव नहीं था। ये चीज़ अपन काफ़ी पहले से डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल्स की सहायता से। उसके बाद में क्या हुआ, आज के दिन जैसे कल मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि नियर रेसिस्टेंस अभी यहाँ पर है और निफ्टी यहाँ पर पहुँचने की कोशिश में है। यहाँ तक पहुँच भी गया, इसके पार भी निकल गया और अपने अगले रेसिस्टेंस पर ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट भी इसने किया। सो देखते हैं यहाँ पे इसको भी ये निफ्टी पार कर पाता है या फिर नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। जैसे आपको लग रहा हो अगर कि ये ऑल टाइम हाई है, तो ऐसा नहीं है, ऑल टाइम हाई इसके भी ऊपर है, वो इसका फाइनल रेसिस्टेंस होगा। तो देखते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है या नहीं। अगर आप बाकी मार्केट के कंपैरिजन में निफ्टी को देखोगे अभी के समय, चाहे आप रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से देखो पिछले 1 साल या 1.5-2 साल के हिसाब से, या आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखो, या आप नंबर्स की ग्रोथ के हिसाब से देखो, सो निफ्टी कंफर्टेबल, निफ्टी बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में कंफर्टेबल है। निफ्टी ने इतने रिटर्न्स भी नहीं दिए पिछले 1 साल में यूएस मार्केट या बाकी मार्केट के कंपैरिजन में। ना ही निफ्टी इतना महंगा है वैल्यूएशन के हिसाब से, और ना ही नंबर्स इतने मतलब खराब आए हैं या जीडीपी इतनी ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव है। तो ठीक है, उस हिसाब से निफ्टी को ऊपर जाने की एक अच्छी ट्रिगर मिल सकती है अगर ट्रंप कोई ना कोई धमाका नहीं करता है, क्योंकि वही इंसान है जो मार्केट को पीछे कर सकता है। बाकी तो कुछ है नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है, सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपको क्या लगता है कि रेसिस्टेंस ब्रेक होगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, और उसके बाद में अगले रेसिस्टेंस यानी ऑल टाइम हाई की तरफ अपन बढ़ने की कोशिश करेंगे क्या? आप चाहो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जीएमपी देखते हैं एक आईपीओ का जो अभी ओपन है। सिर्फ यही आईपीओ है जो लगाया जा सकता है मिडवेस्ट, और इसके अंदर काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। 11 तारीख को 21 रुपए का जीएमपी था, प्रीमियम था, और जो कि 2% यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद में शून्य होता है, उसके बाद में 12%, अभी 16%। तो इसमें बाइंग शुरू हो चुकी है। आई थिंक 11 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है। ओवर सब्सक्रिप्शन है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई इतनी है नहीं, तो इसी की वजह से जीएमपी बढ़ते जा रहा है। ये अभी शायद 1-2 दिन और ओपन है, चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगाना है तो आप देख लो। बाकी 16% का जीएमपी यहाँ पे दिख रहा है। 450 करोड़ की इशू साइज है, बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही सुपर लकी लोगों को मिलेगा। बाकी ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आज के दिन कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में गिरावट हुई है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। एक ईटीएफ भी है, उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं कि क्या रीजन है उसके पीछे का, और टेक्निकली फंडामेंटली क्या सिचुएशन है। फर्स्ट कंपनी है KEI, 6% की गिरावट है। अब देखिए कल अपन ने बातचीत की थी इस कंपनी को लेकर। यहाँ पे ठीक है, ओपनिंग इसकी इतनी खराब नहीं थी, उसके बाद में एकदम से सेलिंग आती है, किसी ने काफी बड़ा माल डंप किया। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप, 52 का पी रेशियो है। सो कल अपन ने बातचीत की थी इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के साथ में। नंबर्स हमने देखे थे, एक्सपेक्टेशंस को इसने मिस किया था हर एक पैरामीटर पर, जिसमें सेल्स एक्सपेक्टेशन से नीचे, मार्जिन एक्सपेक्टेशन से नीचे, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से नीचे। तो इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने में ये स्टॉक फेल हो गया, और उस वजह से गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिली है। सो क्वेश्चन ये बनता है कि 6% की गिरावट इस कंपनी के स्टॉक को रिवर्स कर चुकी है क्या? क्या इसमें नेगेटिव अब ट्रेंड बनेगा? सेलर्स बहुत ज्यादा इसमें हावी हो सकते हैं क्या? वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये स्टॉक जब यहाँ पे गिरा था, अडानी की न्यूज थी कि नए प्लेयर एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद भी स्टॉक ने रिकवरी दी। पॉलीकैब ने तो अपने ऑल टाइम हाई को भी ले लिया, उसके भी ऊपर वो चला गया। ऐसे क्यों? क्योंकि डिमांड अभी अच्छी है, वायर एंड केबल की डिमांड अभी काफी अच्छी है। और भारत में अगर दो लीडर की बात करें तो KEI और पॉलीकैब, ये दो कंपनीज हैं जो मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर करके रखी हुई है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो आज स्टॉक गिरा तो है, लेकिन स्टिल अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ा। ये सपोर्ट आप देख सकते हैं, इस सपोर्ट को लेके कंपनी का स्टॉक मूव कर रहा है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखें तो यहाँ पे आप सिंपली नोटिस कर सकते हैं कि ये डे चार्ट के सपोर्ट है, और यहाँ से ये ऊपर चल जाता है। सो अगर 1-2 दिन यहाँ पे टिकता है, उसके बाद में तेजी आती है, तो समझ लेना कि मार्केट ने दे दिया रिएक्शन जो उसको देना था। बाकी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मार्केट के लिए, यानी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के लिए मार्केट देखेगा कि स्टॉक अच्छा कर सकता है। सो वो एक पॉइंट है। बाकी हाँ, इनमें डिमांड हो सकती है। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि नेगेटिवली इस तरह से जाके स्टॉक अपने वापस से बॉटम को हिट करेगा। बाकी मुझे लगने नहीं लगने से कुछ होता नहीं है।
अगर इसमें ऐसा होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो मेरा व्यू चेंज भी हो सकता है। सो टेक्निकल्स के हिसाब से काम करो, किसी के व्यू के हिसाब से नहीं। टेक्निकल्स अभी जिस तरह से बताने की कोशिश करें वो ब्रेकडाउन नहीं है, और यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे से बाइंग भी हुई है। सो लेट्स सी कि कैसा कुछ होता है। बाकी रिजल्ट हाँ इतने अच्छे देखने को नहीं मिले। और रही बात पॉलीगैप की, तो पॉलीगैप ने आज अंडर परफॉर्म नहीं करा, तो हो सकता है मार्केट को लग रहा हो कि इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हो। सो चेक करेंगे उसके रिजल्ट भी। बाकी नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी नेटवेब। अब यहाँ पे देखिए आज के दिन 5% की गिरावट हो चुकी है। क्या अब चीजें चेंज हो गई है? क्या जो तेजी बननी थी वो बन चुकी है, अब गिरावट होगी इस कंपनी के स्टॉक में, या डेटा सेंटर कंपनी के स्टॉक्स में, उसको समझते हैं। सो यहाँ पे 21,000 करोड़ का मार्केट कैप, वैल्यूएशन 163, और रिजल्ट सबसे बड़ा ट्रिगर है इसकी बिक वाली के पीछे का। होता क्या है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ पर मार्केट उसको लेता है, और जब भी वो न्यूज़ एग्जीक्यूट होने वाली होती है, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो स्प्लिट हो, चाहे वो बोनस हो, जैसे उसकी डेट आती है ना, तो उससे पहले बिक वाली शुरू हो जाती है। क्योंकि मार्केट का काम मार्केट ने कर लिया, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना काम कर लिया उस न्यूज़ को प्ले करने का। अब रिजल्ट अच्छे भी आ गए, या वो बोनस मिल भी गया, जो कि ऑब्वियस मिलेगा, स्प्लिट मिल भी गया, तो क्या ही कुछ नया हो गया, तो मार्केट प्रॉफिट की बुकिंग करता है। अब यहाँ पे क्या है, Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, मार्केट को लग रहा है कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हो गए, तो उसकी तेजी ऑलरेडी स्टॉक ने दे दी है, तो मार्केट ऐसे में प्रॉफिट बुक करता है। सो हम क्या कर सकते हैं, पास्ट के रिजल्ट को देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर में। तो यहाँ पे तो चलो इन लाइन रिजल्ट है, यहाँ पे बीट है, ये 2 क्वार्टर बहुत अच्छे गए, 80% के साथ में बीट, 28% के साथ में बीट, तो रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं। अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए तो वापस से जो ट्रेडर है वो इसमें एंट्री कर लेगा और वापस से एक रनअप इसमें मिलेगा। लेकिन अगर रिजल्ट इन लाइन आए या ज़्यादा अच्छे नहीं आए तो फिर वापस से स्टॉक के अंदर कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो अब जो यहाँ पे बैट लेगा ना, वो बैट टेक्निकल्स के हिसाब से लेगा या अपने जो भी मतलब सोच है उसके हिसाब से लेगा, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखो मैं अब समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। स्टॉक ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 3x रिटर्न दिए, 3 गुना हो गया। 1500 का स्टॉक 4500 समथिंग कुछ हो गया था, 3 गुना यहाँ पे हमने तेजी देखी। इस 3 गुना होने के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 18% का करेक्शन दिया, यहाँ पे 15% का दिया, यहाँ पे फिर 15% का दिया, और अभी 15% नीचे है। सो 15% गिरने के बाद भी स्टॉक चल जाता है और अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये बनता है कि देखो, दो तरह के इन्वेस्टर हैं। एक तो ये सोच रहा होगा कि Q2 के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो मैं बेच देता हूँ। एक वो भी इन्वेस्टर है जो जो इंसान बेच रहा है उसकी बाइंग कौन कर रहा है, वो इन्वेस्टर बाय कर रहा है जिसको ऐसा लग रहा है कि Q2 के रिजल्ट अच्छे आने वाले होंगे। तो ऐसा जो करना है ना, वो होती है बैट, वो होता है सट्टा, कि किसी को पता नहीं है कि रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है अच्छा आएगा, उसको लग रहा है खराब आएगा, तो वो बेच रहा है और आप खरीद रहे हो। सो वो बेट अभी के समय लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक नेगेटिव ब्रेकआउट भी देखने को नहीं मिला और ना ही कोई पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिला है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ही चीजें नहीं है, तो यहाँ पे वेट करने का एक पॉइंट है, वो है Q2 के लिए। सो जो अभी इसमें बाइंग सेलिंग कर रहा है वो जस्ट एक बैट ले रहा है अपनी जो भी उसका एनालिसिस है या जो भी उसकी सोच है उसके हिसाब से। बाकी टेक्निकल्स अभी कुछ नहीं बता रहा है, वो जस्ट बता रहा है कि 15-17% की करेक्शन ये पहले भी दे चुका है, तो वही है। अब यहाँ से अगर स्टॉक गिर जाता है, जैसे आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा, पिछली बार भी यहाँ पे बात की थी कि ये है एक रेसिस्टेंस और ये अब बन चुका है सपोर्ट, तो एग्जैक्टली इस पे क्लोजिंग दी है। अगर ये कल या नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग डेज में यहाँ से ऐसे गिरता है तो फिर सिग्नल आएगा सेल का, यानी यहाँ पे एग्जिट लोग लेने की कोशिश करेंगे, जो भी ट्रेडर थे अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, या जिसने भी यहाँ पे भी लिया है वो अपने स्टॉप लॉस को लेके, छोटा सा जो भी लॉस होगा उसको लेके निकलेगा। लेकिन जो देखना चाहते हैं इसके Q2 के रिजल्ट, वो डेफिनेटली होल्ड ही करने वाले हैं। तो डिपेंड करता है कि स्ट्रैटेजी किसकी कैसी है, वो टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा बेस है उसकी बाइंग या फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, वो उसी के हिसाब से डिसीजन लेगा। अगर कोई सोच रहा है डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी, कंपनी के पास में अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, अभी जितने ऑर्डर आ गए उसके बाद और ऑर्डर आएंगे, तो वो Q2 को देखेगा, वो स्टॉक का प्राइस नहीं देखेगा, वो नीचे जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मोमेंटम चेज करने के लिए टेक्निकली बाइंग की है, तो वो टेक्निकल के जैसे ही चेंज होगा उसके अंदर वो अपनी पोजीशंस को कट करेगा। सो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है। स्टॉक अभी अपने सपोर्ट पर आ चुका है, और यही स्टॉक नहीं, अनंतराज ये भी स्टॉक अपने अब सपोर्ट पे आ चुका है, जो कि अगर ये टूट जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 4% की गिरावट के साथ में आज इसने क्लोजिंग दी है।
ठीक है, ये सिखाने के पर्पज से, ऐसा कुछ नहीं है आपको जो भी सेलिंग बाइंग करनी है, क्योंकि दोनों चीजें मैंने आपको बताई है कि किस तरह से चीजें प्ले होती है और ट्रेडर इन्वेस्टर के पास में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, देखो थोड़ा सा रेसिस्टेंस एक ये भी है, तो इसको भी आप चाहो तो मान लेना। बाकी अगर ये दोनों टूट गए तो फिर वो नेगेटिविटी शुरू हो सकती है, और अगर किसी ने फंडामेंटल के बेसिस पे लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में भी काफ़ी टाइम बाकी है, काफ़ी चीज़ें कंपनी करने की कोशिश करी, एक्सपेंशंस कंपनी अच्छे करी है, वैल्यूएशन नेटवर्क की तरह भी नहीं है, तो धीरे धीरे कंपनी ग्रेजुअली ग्रो कर रही है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने देखा है तो वो ये सब चीज़ें मानेगा। बाकी सबसे बेस्ट है क्वार्टर टू के रिजल्ट, उसको देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आते हैं। बाकी कोई टेक्निकल्स के हिसाब से काम कर चुका है तो उसको उसी हिसाब से एग्जिट भी करना होगा अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो। बाकी आप कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहूँगा कितने लोग हैं जो टेक्निकल्स के बेसिस पे इसको खरीद चुके हैं और कितने लोग हैं जो फंडामेंटल्स के बेसिस पे इन कंपनीज को ले चुके हैं। कमेंट करके बता सकते हैं, आप नीचे लिख सकते हैं। और कोई इन्वेस्टर दोनों बेसिस पे भी लिया होगा, क्योंकि न्यूज़ भी अच्छी है, टेक्निकल्स भी अच्छे हैं। तो क्या है, टेक्निकल नेगेटिव हुआ, साथ में फंडामेंटल यानी क्वार्टर टू नेगेटिव होगा, तो वही बेचना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव होने पर आपने ली है तो दोनों चीजें नेगेटिव होने पर ही निकलना चाहिए। सो टेक्निकल नेगेटिव अभी हो गए मान लो कल परसों, और फंडामेंटल नेगेटिव नहीं हुए, तो उसके वेट करना पड़ेगा क्वार्टर टू का, तो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों क्वार्टर टू कैसे निकलते हैं और किस तरह की कमेंट्री आती है इन कंपनीज के स्टॉक्स के लिए। सिल्वर फाइनली यहाँ पे करेक्शंस आने शुरू हो चुके हैं, 6% का क्रैश। पिछली बार जब हमने इसमें बातचीत की थी 7% ऊपर अपन ने देखा था, आज 7% क्रैश है। और इसमें आप देखोगे ओपनिंग इसकी ठीक थी, ओपनिंग ठीक क्यों थी उसके ऊपर भी आते हैं। पिछले 2 दिन की हम देखें यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, तो 12% के साथ में स्टॉक मतलब जो ETF है वो नीचे गिरा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सिल्वर 12% घटी है क्या, जो ETF घट गया। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि सिल्वर, एक सेकंड में आपको ये दिखाता हूँ, 16 तारीख का डेटा है, सिल्वर 1% ऊपर है M6 के ऊपर। M6 के भाव अलग, ETF के भाव अलग, और मार्केट में आप जाके खरीदोगे ना उसके भाव अलग। यहाँ पे आप देखोगे चेन्नई में 2 लाख रुपए किलो के मार्क को ब्रीच कर चुका है सिल्वर, क्योंकि बहुत अच्छी बाइंग चल रही है धनतेरस के उपलक्ष्य के अंदर। सो वो चीजें हैं। सो यहाँ पे अलग चीजें हैं, यहाँ पे इसकी डिमांड के हिसाब से देखा जा रहा है। साथ में आप देखोगे M6 के ऊपर तो ये 163 है, और यहां पे आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि एक टाइम ऐसा था कुछ दिन पहले सिल्वर का ETF 9% उड़ गया था 1 घंटे के अंदर, लेकिन M6 का प्राइस नीचे था। सो ये क्या है, मतलब ETF के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग चल रही है, बहुत ज्यादा ग्रीड है, तो उसकी वजह से ऊपर चला गया, लेकिन फिर एक झटके में नीचे भी आ गया। सो कहने का मतलब यह है, जो मैं आपको कल के वीडियो में भी बता रहा था, कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर बहुत ज्यादा रिस्की है। सिल्वर कोई हेजिंग के लिए आइडियल नहीं है अभी के समय, अभी गोल्ड भी नहीं है, स्टिल सिल्वर तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब सिल्वर में टेक्निकली आप देखोगे तो ठीक है, एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और सिल्वर जितने प्रीमियम पे है ना 20% ये गिर भी जाए ना तो भी नॉर्मल होगा, क्योंकि ETF बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। सो जब तक 20% नहीं गिरेगा, जब तक मेरे हिसाब से अभी जो भी इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखे होगे अपने कैश के ऊपर। अगर ये आ जाता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ ये गिरेगा, अगर आ जाता है तो ठीक है, फिर ये देखने लायक बन सकता है, क्योंकि सिल्वर की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। काफ़ी चीज़ों में यूज़ ले जा रहा है सिल्वर, मिसाइल्स में भी यूज़ है, और साथ में ये जो आप अभी के समय सोलर पैनल है, सोलर ये सेक्टर ग्रीन एनर्जी, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ इसका बढ़ रहा है, और भी काफ़ी सारी डिमांड है। साथ में यूएस ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये एक ऐसे मटेरियल के अंदर आ जाएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रेयर है। सो देखते दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। बाकी काफ़ी लोग इस गिरावट में खरीद रहे हैं, काफ़ी लोग बेच रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि अभी लेना चाहिए इसको या फिर होल्ड रखें कैश को, 20% का वेट करें, वो भी आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं। ऑब्वियस है सभी कंपनीज के ऊपर, ETF के ऊपर आपका फोकस नहीं होगा, जिसके भी ऊपर है आप अपना जो भी कमेंट है आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये कल के 2 वीडियोस आप देख लेना, इनमें भी हमने काफ़ी बड़े डिस्कशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।